तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 7.9, है ना? ठीक है, एक्सरसाइज है 7.9 और हम देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा क्लासेज और टारगेट क्लासेस के द्वारा हम लोग अचीव कर लेंगे जहाँ तक गंतव्य लेकर के जाना है, इस एक्सरसाइज तक पहुँचना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 7.9 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही साधारण है, लिमिट से जुड़ा हुआ है। तो बता रहे हैं, दिया गया है इंटीग्रल x+1 फंक्शन दिया गया है और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल फाइंड करना है और लिमिट दिया गया है -1 से +1। सबसे पहले आप देख लेंगे, नोट करेंगे बाद में, ठीक है? नोट करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो जब कभी भी अगर लिमिट दिया रहे तो लिमिट का जो प्रारूप होता है उसमें जो सबसे नीचे दिया गया होता है वो लोअर लिमिट होता है और जो ऊपर होता है वो अपर लिमिट होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा पहचानने के बाद अब बात करते हैं फलन की। तो फलन जो है वो कौन है? तो फलन है f(x), जहाँ पर f(x) का मान यहाँ पर दिया गया है x और +1। तो यहाँ पर जो फलन है वो x+1 है। और इससे पहले बता चुके हैं कि समाकलन के इन प्रारूपों को हल करने के लिए जोड़ घटाव के रूप में अगर फलन रहे तो अलग अलग करके समाकलन किया जाता है। तो अलग अलग करके समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल -1 से +1 x dx प्लस -1 से +1 1 dx। और तब हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा घात में वृद्धि और उसी घात से भाग। और -1 से कितना हो जाएगा? +1। और 1 dx का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा इंटीग्रल, और इसका लिमिट होगा -1 से +1। आप देख सकते हो बड़े ही साधारण पदों में यह लेकर के टर्म आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो हमें x² बचेगा, अब उसी x² की जगह पर एक बार रखेंगे लोअर लिमिट और एक बार रखेंगे अपर लिमिट, रखा जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 और x के जगह पर अपर लिमिट 1² माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट -1² प्लस 1 माइनस 1। फाइनली जब हम इसे हल करेंगे तो मान मिलेगा 1/2 1 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर ये हो जाएगा माइनस। अब प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। जब 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 का और 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2। तब जा करके जो हमें वैल्यू मिलेगा i का वो कितना मिल जाएगा? तो i = मिल जाएगा 2। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, हालांकि बताएंगे सब, हिंट देंगे, बताएंगे सब, हल आपको करना है, जो आधा अधूरा छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है i = 1/x और dx, और लिमिट क्या दिया गया है? तो लिमिट दिया गया है 2 से 3। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यह किस रूप में है। तो x के रूप में है और 1/x का इंटीग्रल कितना होता है? log mod x। तो x के जगह पर एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, आएगा माइनस के टर्म में, तो आ जाएगा log mod 3 माइनस log mod 2। तो क्या हो जाएगा? log m - m = log m/n बन जाएगा। ये क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। अगर नहीं बनेगा तो वीडियो देख लेना, जो हिंट दिए हैं उसी हिंट को फॉलो कर लेना, बन जाएगा। आगे जो है वो प्रश्न है 3। ये थोड़ा सा जो है वो फंक्शन बड़ा है, इसको बता देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इसमें है ज़्यादा। 1 से 2 है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x + 9। इसका जो है वो हमें क्या निकालना है? तो इंटीग्रल फाइंड करना है। जो अचर पद है उस अचर पद को हम कर देंगे साइड, और जो भी यहाँ पर फलन x के रूप में हम उसका हम निकालेंगे समाकलन। तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, i = 4 को कर दिए साइड, 1 से हो गया 2x³ dx, माइनस 5 को कर दिए साइड, 1 से हो गया 2x² dx, 6 को कर दिए साइड, 1 से हो गया 2x dx, 9 को कर दिए साइड यानी बाहर, और हो गया 1 dx। और इसका लिमिट है कितना? तो 1 से लेकर के 2 तक, यही ना जी? तो 1 से लेकर के 2 तक इसका लिमिट यूज कर लिए हम। अब फाइनली जो है हमें करना क्या है? तो ये जो बाहर निकला हुआ है फलन से अचर पद के रूप में 4 5 6 9, इनको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी समाकलन जब करेंगे तो उसमें भी कुछ डायरेक्ट पद करते हैं,
घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, तो जिससे भाग करेंगे वो अचर पद होगा तो बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, तो उसी घात से भाग कर देंगे तो इसको बाहर निकाल देते हैं, बटे में 4 हो जाएगा। और लिमिट क्या है, तो 1 से 2 -5, और ये क्या हो जाएगा, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग बाहर कर दिए हैं, 1 से 2 +6, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग। यहाँ पर डायरेक्ट टर्म ले रहे हैं, ये भाग तो देना चाहिए 2 से, लेकिन उस 2 को हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं। प्लस है तो +9, और 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 से 2। अब यहाँ क्या होगा, तो 2 3 6। फाइनली जो हमें मान मिलेगा वो i का कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा x के पावर 4, और लिमिट है 2 और 1। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 2 के पावर 4 और -1 के पावर 4, -5/3, और x के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 -1 के पावर 3, अब प्लस ये कैंसिल होकर के आ गया 3, और ये x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और +9, ये है x, तो हो जाएगा 2 और -1। अब इसको हल करेंगे ना, तो हल करने पर मान कितना आएगा देखा जाए, i का वैल्यू निकालना है, तो i का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 2 के पावर 4 है, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, कितना बार गुणा करेंगे, 4 बार, 4 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। अब 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, आएगा ना जी। अगर 2 के पावर 4 को हल करेंगे तो 16, 1 घटा दिए तो 15, -5/3, और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 के क्यूब का मान 8, 8 में से 1 घटा कितना आ गया, तो ये हो गया 7, जोड़ 3। अब 2 का करेंगे स्क्वायर तो 2 दूनी के 4, और 1 घटा देंगे तो 3, और जोड़ 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया 9। अब ये कितना हो जाएगा, तितली के 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 3 35, होगा ना 33। तो 33 घटाओ 35/3, 35 घटाओ 35, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना। कैसे देखो, 9 और 9 कितना हो गया, 18, और ये 15 है प्लस, तो 15 15 30 और 3 33, प्लस 33 में से 7 5 35, 35/3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब इसको घटाते हैं तो मान कितना आएगा, तो 33 3 99, और बटे में 3 कर देंगे, घटाओ 35, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 3 गया 6, और बटे में 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 64 और बटे में 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये जो प्रश्न था वो तीसरा था। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है sin 2x, क्या है, sin 2x, और 0 से π/4 है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। sin 2x है तो sin x का समाकलन क्या होता है, cos x होता है, sin x का समाकलन -cos x होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे ये दिया गया है sin 2x dx, और इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो 0 से π/4 तक दिया है, और ये i का वैल्यू है, ये क्वेश्चन नंबर है 4। अब देखा जाए, जब sin x का हम समाकलन करते हैं तो होता है -cos x, तो 2x हो जाएगा ना, और 2x हो जाएगा तो x में 2 से गुणा है तो 2 से भाग दे देंगे, और ये 0 से क्या आ जाएगा, π/4। फाइनली -1/2 को कर दिए बाहर, और ये आ गया cos 2x, और 0 से π/4। फाइनली अब हमको वैल्यू क्या मिलता है, तो -1/2, और ये हो जाएगा cos 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, π/4, माइनस cos, और 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि i का मान कितना आता है। तो ये हो जाएगा -1/2, और अब ये मान कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4। अब बताओ कि cos π/2 का मान कितना होता है, अर्थात cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0, और माइनस है तो माइनस, अब cos 2 इंटू 0 है, cos 2 गुणे 0 है तो कितना आ जाएगा, 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1। और जब हम इसको हल करेंगे तो -1/2, 0 से 1 को माइनस करेंगे तो -1, फाइनली i = मिल जाएगा 1/2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी तक जो प्रश्न बना रहे हैं उसमें कोई दुविधा है, ऐसे साधारण फलनों का समाकलन हम कर चुके हैं,
और ऐसे फलनों का समाकलन करने के पश्चात अब यहाँ पर एक नया काम ये कर रहे हैं कि केवल और केवल लिमिट का मान रख करके उसको हल कर दे रहे हैं। तो लिमिट का मान रखने का भी तरीका है, एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, और हो जाता क्या है, हो जाता है अगर समाकलन a से b fx dx हो, जहाँ a निम्न सीमा और b उच्च सीमा हो, तो ऐसी स्थिति में इसका जो समाकलन होगा वो होगा fb माइनस fa। क्या होगा? fb माइनस fa। समाकलन कर देंगे तो मूल फलन आ जाएगा, और मूल फलन आ जाएगा तो fx के रूप में, और fx के रूप में जब रहेगा तो हम x की जगह पर एक बार b रखेंगे, एक बार a रखेंगे, fb माइनस a का जो मान होगा वही उसका समाकलन हो जाएगा। वही ना निकाल रहे हैं, देखो fb माइनस fa π/4 जो है वो b का काम कर रहा है, और 0 जो है वो a का काम कर रहा है। जो नीचे है वह लोअर लिमिट दैट मीन्स a, जो ऊपर है अपर लिमिट दैट मीन्स वो क्या हो गया, b हो गया। तो ये a और b जब क्लियर हो गया तो अब हमको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि निश्चित समाकलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। योगफल की सीमा वाला था कुछ कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वो भी खूब बढ़िया से हम लोग डील कर लिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जितना हिंट दिए, वो बना कि नहीं बना, तो फिक्स है कि वो समझ में आ जाएगा। अब बाकी जो प्रश्न आते हैं वो पहले के जो फार्मूलाज हैं उन्हीं फार्मूलाज पर बनेंगे, वो फार्मूला याद होने चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी के पास फार्मूला ही नहीं है तो वो कह रहे हैं कि सर फार्मूला टाइप हो गया है तो सेंड कीजिए। अब देखो जो टाइप कर रहे हैं उनके पास टाइप करने का स्टडी मटेरियल अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो ऑप्शनल टाइप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को जो है वो ढूंढ करके और उसमें इंडल्ज कर रहे हैं। जितना भी अभी आप मार्केट में देख रहे होगे क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक का तो क्वेश्चन डाल ही रहे हैं, बाकी और पहले का प्रीवियस क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है वैसे प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं। यानी भरसक प्रयास ये है कि संभावना इतना संभावी कर देना है कि लगभग जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताया जाए उसमें से कुछ प्रश्न जो है वह इस साल भी पूछा जाए। तो टाइप कर रहे हैं वो ज़्यादा, ऐसी स्थिति में जो है वो अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई जब हम हाथ से लिखे हैं तो वही हम भेज देंगे, आप उसी से काम चलाइए। तो अब तो मरता क्या ना करता, अब उस पर भी जो है वो रेडी होना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हाथे से लिखल का भेज दीजिए, क्योंकि वो हाथ से लिखल का जो है वो क्या है, वो रामबाण है, वो ब्रह्मास्त्र है। जब तक सूत्र आपके पास रहेगा नहीं तब तक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा। और ये बताओ कि शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि नहीं, शुरू से कहते आ रहे हैं कि मैथ के फॉर्मूला का एक अलग से क्या बना लो, कॉपी बना लो। सारा मैथ का थ्योरी जो है वो प्रूफ करवाए हैं। अब तो जो है वो देख रहे हो फॉर्मूला बता करके और एक्सरसाइज आगे लेकर के चल रहे हैं और फॉर्मूला को समझा दे रहे हैं कि कैसे याद किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जितना भी था थ्योरी सब सूत्र को प्रमाणित करवाए हैं, पर वो है ही नहीं नोट्स में, क्योंकि नोट्स तैयार ही नहीं हुआ। रफ में लिख करके इधर उधर जो है वो रख दिया गया। पता चला दिवाली में सफाई हुआ तो उसी को बेच करके कुछ आमदनी हुआ तो मिठाई उठाई आ गया, तो ये गलत चीज़ है। बाकी तो देख ही रहे हो कि कितना इजी वे में बन रहा है जब सूत्र याद है तब। तो सूत्र याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सूत्र याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे का प्रश्न। तो अब बताओ sin 2x का जैसे बना वैसे ही cos 2x का बन जाएगा, बोलिए। चलो ठीक है, e के पावर x बन जाएगा, क्योंकि e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है। अब बात करते हैं tan x की, किसकी बात करते हैं, tan x dx, और इंटीग्रल इसका कितना है tan x dx का, तो 0 से π/4, क्लियर है ना। तो I इज इक्वल टू है tan x और 0 से π/4 लिमिट है, और ये क्वेश्चन नंबर है 7। तो ये जो प्रश्न है tan x, तो इसका मैंने समाकलन आपको बताया था log mod sec x, log mod sec x, इसका और भी है log mod sec x से करके बनाएंगे तभी ये बनेगा। अब ये एक बार बताया था मैंने कि sec स्क्वायर x माइनस 1 गलती हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस 1 करके बनाएंगे तो वो अंडर रूट में आएगा tan x का मान, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि tan x बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर x और माइनस 1 होता है। कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो जाएगा, बड़ा जटिल हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, साधारण नियम लगाएंगे। tan x का जो समाकलन होता है वो बता ही दिए हैं कि log mod क्या होता है, sec x होता है, और इसका लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे 0 से π/4। बार बार बता रहे हैं, जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो सूत्र याद करना ही पड़ेगा, हर हाल में सूत्र याद करना पड़ेगा। अब ये देखो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम रखेंगे log mod sec x के जगह पर क्या रखेंगे, π/4 माइनस log mod sec x के जगह पर 0 रखेंगे, रखा जाएगा ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, log mod sec π/4 का मान कितना होगा, अंडर रूट 2, cos π/4 का मान 1/√2,
तो सेक का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस लॉग मॉड कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो सेक 0 का मान कितना होगा 1 होगा। तो ये हो गया 1। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो मान आ गया यहाँ पर लॉग अंडर रूट 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर प्लस सी क्यों नहीं लिख रहा है, निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन में समाकलन के अचर का कोई मोल नहीं होता है, इसीलिए वो लिखा ही नहीं जाता है। वो अनिश्चित समाकलन होता है तो उसमें प्लस सी लिखा जाता है। क्लियर है इतना। अभी जो है वो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं, इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का क्या बताए थे, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसी पर इसको सॉल्व करेंगे। जी बोलिए। हाँ तो अंडर रूट 2 नहीं लिखे हैं, कहाँ पर, ओहो, तो अब मॉड लिखें यहाँ पर ना, मॉड लिखे या ना लिखे अंडर रूट 2 का मान धनात्मक ही आएगा। अब मॉड का मतलब क्या होता है, धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू। तो जो रूट होता है वो भी पॉजिटिव वैल्यू, और जो मॉड होता है वो भी पॉजिटिव वैल्यू, तो इसीलिए अंडर रूट 2 लिख दिए थे। अब मॉड में लिखेंगे तभी सही होगा, इसका कोई भी सार्थक तर्क ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 2 भी पॉजिटिव वैल्यू देता है और मॉड भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर कोई विद्यार्थी लिख देते हैं कि लॉग अंडर रूट 2 तो वो गलत नहीं होगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ें, देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कॉसेक एक्स और dx, π/6 और उसके बाद है π/4। आज जो था वो फिजिक्स का टेस्ट था प्रत्यावर्ती धारा का, तो कुछ लोग गायब है ना, तो कुछ लोग अगर गायब हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो तो है ही, अब उनका नाम रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा कौन कौन लोग गायब हैं। लेकिन गायब न रहे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब जो भी टेस्ट होगा जनवरी माह के अंतिम तक, क्योंकि फरवरी की शुरुआत में जो है वो पेपर होगा। कई बार ऐसा होता है कि फरवरी की शुरुआत में पेपर हो जाता है या कई बार उसके बाद होता है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अब जिस चीज़ का पेपर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट ही केवल प्रतिपादित होगा। मान लो कि फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का टेस्ट ले रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, तो ऐसे सिचुएशन में सारा सब्जेक्ट गोल करने से अच्छा है आइए पढ़िए, आप अपने आप को आंकिए कि आप अभी कितनी तैयारी में हैं, क्योंकि जो मेन युद्ध है ना वो वहाँ लड़ना है। कहाँ, एग्जामिनेशन सेंटर में, जो बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो अभी वो नहीं है। और जब वो पेपर होगा तो क्या आप भाग जाइएगा, पेपर नहीं दीजिएगा, दीजिएगा। तो जब वहाँ पर हिम्मत करते हैं कि जा करके दीजिएगा पेपर, तो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी आकर के पेपर देना है। तो जो लोग गायब हैं वो वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि जब भी अगर टेस्ट अनाउंस किया जाता है कि टेस्ट होगा तो वो आएँ, पेपर दें। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है, बायोलॉजी का क्लास चला, इंग्लिश के ग्रामर का क्लास चला कि नहीं चला, साथ ही साथ मैथ का क्लास चल रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्लास उनके छूट गए केवल एक टेस्ट को बंक करने के चक्कर में। और ये निश्चित है कि जनवरी माह के अंतिम तक इसी तरीके से होगा। जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेस्ट में समय दिया जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में 2 क्लासेस बंक हो सकते हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो जो देख रहे हैं, जो नहीं आए हैं, समझिए रहे हैं कौन कौन नहीं आए हैं, वो लोग आएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो एक बच्ची है, छोटा आइटम बड़ा धमाका, वो बोली है कि मेहनत तो सबकी जारी है, ये वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी है। और बड़ा ही गहरा संदेश है इसमें, है कि नहीं है। जो मिशन 2023 चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पार नहीं पाइएगा। अन्य जो भी विद्यार्थी हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, बड़ा तुम लोग परेशान कर देते थे, सर टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब जब टेस्ट ले रहे हैं तो सब लोग भाग रहे हैं। तो तुम लोग क्या समझते थे कि केवल जो टेस्ट लिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। मिशन 2023 मिशन 2023 में केवल ऑब्जेक्टिव नहीं लिया जाएगा कि 12 क्लास से पेपर ले लिए, 11 क्लास में बांट दिया, उन्हीं से जचवा दिए और तुरंत रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते रहे। तो वो एक नाम नहीं करना है टेस्ट का। टेस्ट होगा तो सब्जेक्टिव होगा, कोई मिशन 2023 नहीं होगा। मेहनत सबकी जारी है, ये वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी है। ये हमारा वक्तव्य नहीं है,
ये संस्थान की एक छोटी बच्ची है, उसका वक्तव्य है, ठीक है, तो इसे दिल पर मत लीजिएगा। देखते हैं, तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो π/6 से π/4 तक। क्लियर है, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है वो दो टर्म है, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स है तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स। अब कई विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं, करते क्या है कि एक बार रखते हैं अपर लिमिट और एक बार रखते हैं लोअर लिमिट। तो गलती कहाँ कर देते हैं, कॉसेक एक्स के जगह पर π/4 और फिर एक्स के जगह पर π/6, यही गलती हो जाता है। क्योंकि यहाँ ये समझना है कि जो ये पद दिया गया है ना, लॉग मॉड कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, ये एक पद है। तो जब रखा जाएगा तो इन सभी एक्स के जगह पर एक बार π/4 और उसके बाद रखा जाएगा क्या, π/6, हो जाएगा कॉसेक π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस, फिर से रखा जाएगा लॉग मॉड कॉसेक और एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, π/6 और माइनस π/4, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं मान कितना आता है। तो लॉग मॉड कॉसेक π/4, तो साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो जब 1/√2 होता है तो अपोजिट कर देंगे तो √2। ये समझा रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। अगर जब कभी भी अपोजिट आता है तो ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या है कि उसका जो मेन निष्पत्ति होता है उसका मान लेते हैं और उसी का मान क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अब देखो कॉट π/4 है तो tan π/4 का मान 1, तो कॉट π/4 का मान 1 ही होगा, कोई दिक्कत। माइनस लॉग मॉड कॉसेक π/6 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो अब जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2, और यहाँ छूटा हुआ है ना, यहाँ पर जो है वो होगा कॉट π/4, क्या होगा, कॉट π/6, सॉरी, यहाँ होगा कॉट π/6, कोई दिक्कत। अब देखते हैं, अब कॉट π/6 का मान कितना होगा इसको जानना है, तो tan π/6 का मान 1/√3, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, √3, तो ये हो गया √3। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m/n, तो लिखेंगे log m √2 - 1, और फिर क्या होगा 2 माइनस √, तो कई विद्यार्थी यहीं पर आंसर लिख देते हैं। और जबकि हम 10th क्लास से पढ़ते आए कि कभी भी अगर अंश और हर के रूप में मान आ जाए, अंश और हर के रूप में मान आ जाए तो उसको √, में हर को कभी छोड़ा नहीं जाता। क्या किया जाता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड √2 - 1 और 2 माइनस √3, तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, और इसके बाद इसको हल कर देंगे। तो अब मान कितना मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो मान मिलेगा वो मान मिलेगा log √2 - 1 √2 + 3 है। हल करते हैं, log कितना हो जाएगा, गुणा करें ना, तो 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 2 √ कितना हो जाएगा, 2 √2, और ये हो जाएगा √2 और √3 6, तो 2 √ कितना हो जाएगा, 2 √2, और जोड़ 2 × 6। आगे बढ़ते हैं, -1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो -2 और हो जाएगा -√3, -2 और -√3 बटे में कितना हो जाएगा, a + b और a - b, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, यही ना है जी। फाइनली मान क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 2 √2 है, √6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ मिलेगा √2 और यहाँ मिलेगा -1, और ये कितना है तो √3 है, तो √3 है, तो √3 को अगर कॉमन कर लें तो यहाँ मिलेगा √2 और यहाँ मिलेगा -1, और बाई कितना हो जाएगा 4 और -3, होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, लॉग मॉड
अंडर रूट 2 माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे तो होगा 2 और प्लस अंडर रूट 3। अब 4 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो इस तरीके से हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, लॉग मॉड अंडर रूट 2 माइनस 1 और 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो आंसर या तो ये हो सकता है, क्योंकि ये जहाँ तक संभावित पद था वहाँ तक इसको हल कर दिए, या दूसरा इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट m बाई क्या कर देंगे n कर देंगे। इतना पहले नोट कर लो आप, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, क्योंकि मुंह सूख गया है, थोड़ा सा पानी वानी पी लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जल्दी से नोट किया जाए, ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है 8 नंबर ये प्रश्न था ना जी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये तो आई का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आई का वैल्यू भी फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दिया गया है आई इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट है 0 से 1। क्लियर है ना। अब देखा जाए, अगर ये लिमिट 0 से 1 है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो आपको ये बखूबी पता है कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है इंटीग्रल में वो होता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू रखेंगे और लिमिट है 0 और 1, तो ये रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 1, और माइनस साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 0। अब देखो, जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो वही रूल अब यहाँ लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले जो पढ़ चुके हो वो एकदम कंफर्म होना चाहिए कि आपको आ रहा है। अगर आपका पहले पढ़े हुए सब्जेक्ट पर, पहले पढ़े हुए एक्सरसाइज पर कमांड है तो आगे का एक्सरसाइज समझ में आएगा, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे ये 1 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि ये साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, और 1 किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, और 0 किसका होता है 0 का होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ रहे हैं इंटीग्रल और रूल लग रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो ऐसा ही होगा। अवकलन का भी नियम लगेगा, अगर वैसा पद आ जाए तो अवकलन भी लग सकता है। अभी आप इनवर्स वाला पढ़ रहे हो, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। फाइनली हमें जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया पाई बाई 2, और यही इसका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर के बाद जो है वो 10 नंबर हिंट देंगे। 10 नंबर का लग रहा है कि फिर बुखार होगा। 10 नंबर जो है वो है 0 से 1, और 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है इतना। अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये किसका है इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स का। तो डायरेक्ट जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स लिखेंगे तो लिमिट कितना है 0 से। अब बताइए, जैसे साइन वाला ये बना है वैसे इसको बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर के बाद जो है वो 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बताने लायक है, 11 नंबर बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन वैसे आप लोगों ने पहले भी जो इस तरह का प्रश्न बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न हम देखेंगे उसमें लिमिट लगा हुआ है, तो उसके आधार पर बनाएंगे। क्या है, तो वो है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और लिमिट कितना है तो 2 से 3। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ रूल जो है वो याद करना जरूरी है, जो पहले से हम लोग जानते हैं। 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन हम करेंगे तो इसका मान कितना होगा 1 बाई 2a लॉग मॉड a माइनस एक्स और a प्लस एक्स प्लस सी। ये सूत्र पता है, बताया कि नहीं बताया, तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, और इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 2, a का काम क्या कर रहा है 1, और लॉग मॉड a माइनस एक्स, तो a का काम क्या कर रहा है, a का काम क्या कर रहा है 1, अब माइनस क्या होगा यहाँ पर x,
और बाई 1 और प्लस क्या हो गया x, और यहाँ पर जो लिमिट है वो लगाएंगे तो 2 से कितना है 3। कोई दिक्कत यहाँ पर i इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर दिए, और अब यहाँ पर क्या आ गया तो log mod 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और कहाँ से कहाँ तक तो 2 से 3 तक। यही होगा जी, क्वेश्चन यही है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 क्या हुआ ए x minus ax plus a log। अच्छा यहाँ पर ना देखते तो i इज इक्वल टू मान निकालेंगे ना, पहले सूत्र ही लिख लेते। तो चूंकि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका मान कितना होगा 1/2a लॉग मॉड x प्लस ए लॉग मॉड x माइनस ए, और बाई क्या हो जाएगा x प्लस ए और प्लस सी। इसी सूत्र का उपयोग करके और इसको बनाते हैं, देखते हैं कि इसका अगला टर्म इसके अनुसार क्या होगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और a की जगह पर क्या है 1 है, लॉग मॉड x और माइनस ए, और x और प्लस क्या हो जाएगा a, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो 2 से 3 तक। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 को बाहर कर देंगे तो लॉग मॉड x माइनस 1 और x प्लस 1 और 2 से कितना है 3, तो i इज इक्वल टू 1/2। अब एक बार रखेंगे क्या उच्च सीमा, और एक बार रखेंगे क्या निम्न सीमा। तो उच्च सीमा के जगह पर यहाँ पर क्या है 3 है, और निम्न सीमा के जगह पर यहाँ कितना है, तो वही रखेंगे मान, तो हो जाएगा लॉग मॉड 3 घटाव 1 और 3 जोड़ 1 घटाव लॉग मॉड, अब 2 है ना जी, तो क्या लिखेंगे 2 घटाव 1 और 2 जोड़ 1। अब इसको हल करके और इसका मान जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और इसके बाद लॉग मॉड 3 में से 1 जाएगा 2, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस लॉग मॉड 2 में से 1 गया 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिलहाल हमें जो मिला वो मिला log m और माइनस log n, तो log m और log n का जिक्र कर रहे हैं, तो m का मान है 2/4 और n का मान है 1/3, तो हो जाएगा log m/n। तो log m/n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log m। अब बाई n करेंगे तो फिर भाग से गुणा में बदलेंगे ना, तो जब भाग से गुणा में बदलेंगे तो डायरेक्ट बदल देते हैं, तो 1/3 जो है ये हो जाएगा 3/1 होगा कि नहीं होगा, और मॉड के अंदर होगा, तो अब 2 दूनी के 4, तो कितना आ गया 1/2 लॉग मॉड 3/2। अब ये जो मिला ये भी आंसर हो सकता है, या इसको संभावित हल करने के पद तक हल करेंगे तो n log m बराबर क्या हो जाएगा log m के पावर n हो जाएगा, यानी इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो हम लिख सकते हैं log अंडर रूट 3/2। मॉड दें या न दे बात एक ही है, मॉड न भी देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो वैल्यू किसका देता है पॉजिटिव का ही देता है, इस वजह से i इज इक्वल टू एक जो आंसर है वो ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में क्लियर है ना, आगे बढ़े। अभी जो है वो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है cos स्क्वायर x dx, और इसका समाकलन करना है और लिमिट दिया है 0 से π/2। अब बताइए इस 12 नंबर प्रश्न में क्या किया जा सकता है। इस 12 नंबर प्रश्न में हम यहाँ पर जो cos स्क्वायर x दिया है उसके लिए हम सूत्र लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a/2 होता है, क्योंकि जब साइन का होता है क्या होता है साइन का, तो ऐसी स्थिति में क्या हम करते हैं
ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए के रूप में है तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगाते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर ए के पद में है तो इसका तो पद हमें ज्ञात है ना कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर जो है वो 1 माइनस कॉस 2a और बाई क्या होता है 2 होता है, यही ना होता है जी 1, हाँ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 होता है, और यही साइन स्क्वायर ए होगा तो होगा 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो कॉस स्क्वायर ए है तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, और इसी का मान रख करके हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। ये लड़का ध्यान दें यहाँ पे मरबो करेंगे, देखा जाए क्या होगा। तो अब क्या हम कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2 और a के जगह पर क्या है x ना, तो x हो जाएगा और भाई कितना हो गया 2dx। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अगर सूत्र नहीं याद है तभी समस्या होगा, और अगर सूत्र याद है तब तो कोई समस्या नहीं होगा। और आपको ये सारा सूत्र जो है वो त्रिकोणमिति में बताए कि नहीं बताए, जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि नहीं बताए थे, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो जब सूत्र याद रहेगा तभी ये बन पाएगा, अन्यथा ये नहीं बन पाएगा। आज का काम ही ये रहेगा कि घर पर जाकर के सूत्र सारा याद कर लो। एग्ज़ाम जो है वह मुश्किल से 3 महीना है, और सूत्र नहीं याद रहेगा तो फिर बढ़िया नंबर नहीं आ सकता। समझ में आया? साइन स्क्वायर ए का जो होता है वो 1 प्लस कॉस 2a होता है ना, साइन का माइनस होता है और इसका प्लस होता है। कंफर्म हो ना, सुधार देते हैं हम, लेकिन बाद में गलती होगा तो सोच लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसी पर अब इसको सेट कर देते हैं। और अब इसका हल देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। तो हल क्या होगा, देखो लिमिट इसका रखते हैं तो 0 से क्या है पाई बाई 2 है, और 1 प्लस कॉस 2a तो कॉस 2, और a का वैल्यू कितना है x, और y है 2dx। अब देखा जाए 0 से पाई बाई 2 सेम टू सेम रहेगा, अब अलग अलग कर देते हैं तो 1/2dx हो जाएगा। अब प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं cos 2x और dx, और यही 2 का डिवाइड इसमें भी ना होगा, इसको बाहर कर दिए तो 1 बाई कितना हो गया 2, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2। अब i इज इक्वल टू, तो 1/2 को बाहर कर दिए तो 1dx का हो गया x, और 0 से पाई बाई 2 1/2 cos 2x है तो क्या हो जाएगा cos 2x का वैल्यू कितना है cos 2x है ना जी, तो cos 2x का अगर हम करेंगे तो कितना होगा sin 2x, और x में 2 का गुणा है तो भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा sin 2x और बटे में 2। अब यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे तो 0 से पाई बाई 2, फिलहाल जो मान है वो होगा 1/2, और x के जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 और माइनस 0 और प्लस 1/2, और ये 2 बाहर आएगा तो इंटू में आ जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, तो अब देखो sin 2 और इंटू x के जगह पर कितना रखेंगे पाई बाई 2 और माइनस sin 2 और इंटू क्या हो जाएगा 0। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा sin पाई, और sin 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, sin 180 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो उसी के आधार पर इसको हल कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणे पाई बटे में 2, क्योंकि पाई बटे 2 से और 0 घटा देंगे तो पाई बाई 2 बचेगा यहाँ पर पाई बाई 2, और गुणा कर देंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1/4, और साइन ये 2 से 2 कट गया तो बचा साइन पाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन पाई, और माइनस कितना हो जाएगा साइन 0। फिलहाल जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाई 4 प्लस 1/4 और इंटू साइन 0, पाई का मान हो गया 0, साइन 0 का मान हो गया 0, तो जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा पाई बाई 4 ही होगा। क्या होगा
1/2 है ना, तो गुणा करेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा 4। तो देखो पाई बाई 4 हो गया यहाँ पर। और ये 1/4 तो सेम टू सेम ही लिखे हैं, लेकिन साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो 0 में से 0 जाएगा 0, और 0 का जब 1/4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और पाई बाई 4 में जब हम 0 जोड़ देंगे तो मान क्या मिलेगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 12 नंबर के बाद जो है वो 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसानी से बनेगा। इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनेगा। इसका हल कैसे होगा, 2 से 3 i के इक्वल टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शांति बनाए रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम x² + 1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। माना कि x² + 1 = t। ऊपर है x dx, तो इसका हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा 2x, और इधर dt/dx तो डायरेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा dx = dt। हमें चाहिए x dx का वैल्यू, तो x dx = dt क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिलहाल जो i है उस i में हम मान रखेंगे, तो i में मान रखेंगे तो लिमिट क्या है, लिमिट है 2 से 3, यही ना जी। लिमिट क्या है 2 से 3, फिर क्या है तो x/x + 1 और dx, यही ना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि i = 2 से 3 है, तो 2 से 3 रखेंगे। x dx की जगह पर आ गया है dt/2, तो ये हो गया dt/2, और x + 1 को हम क्या माने हैं t, तो ये हो गया t। अब i बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 को बाहर निकालेंगे, 2 से 3 रहेगा, 1/t और dt। i बराबर 1/2, और इसको जब हम करेंगे तो log mod क्या हो जाएगा t। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 2 से 3 तक। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो लिमिट दिया है 2 से 3, वो फलन जब x के रूप में रहेगा तभी लागू होगा, और ये जो फलन है वो किस रूप में है, t के रूप में। ये जो लिमिट है 2 से 3 वो x के रूप में फलन है तब न है, और यहाँ क्या है तो ये t के रूप में, तो यहाँ पर ये लिमिट नहीं रखेंगे। अब हम करेंगे क्या कि t जो माने हैं x के रूप में वो मान ही रख देंगे, तो क्या हो जाएगा i = 1/2 log mod, और t के जगह पर क्या रख देंगे x² और +1, तो अब यहाँ पर हो जाएगा x² और +1, और लिमिट है 2 से 3। अब बताइए, अब मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट दिया है 3 और 2, ये लिमिट x के लिए है, और अब t के जगह पर क्या रख दिया है x² और जोड़ 1 रख दिए हैं, तो अब हम आसानी से जो है वो रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर कर दिए, और ये हो जाएगा log mod 3 का स्क्वायर जोड़ 1 घटाओ log mod 2 का स्क्वायर और जोड़ 1, होगा कि नहीं होगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 log mod 3 के 9 और 9 1 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 और 1 5। तो अब क्या हो जाएगा i बराबर 1/2 log m - log n बराबर log m बटे में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो हो जाएगा log m और बटे में n, तो m का काम 10 और n। अब यहाँ क्या हो जाएगा तो 5 दूनी के 10, अब मॉड से जब बाहर मान निकलेगा तो प्लस मिलेगा या माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, तो ये कितना आ गया 1/2 और log 2, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया। करना क्या है t मान करके हल तो कर देना है, लेकिन लिमिट जो दिया गया है वो लिमिट x के रूप के फलन के लिए है, तो हम x के रूप वाले फलन को ही यहाँ पर क्या करेंगे उपयोग में लाएंगे। एक चीज़ और बता देते हैं, कल जो टेस्ट लिए हैं प्रत्यावर्ती धारा का, उसमें जितना भी प्रश्न था सब बता दिए थे कौन कौन एग्जाम में आया था। अगर वो टेस्ट में किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है भी नहीं, तो वो क्वेश्चन लिखे हो आप लोग कि नहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो तो उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो सेंड कर देंगे, और वो सारा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है याद करना। उसमें से पक्का है कि क्यू गुणक से संबंधित जो है वो पद एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ LCR परिपथ के शिखर धारा का मान, तात्कालिक धारा का मान,
उसके प्रतिघात का मान, प्रतिघात कह रहे हैं उसके प्रतिबाधा का मान, LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान, कलांतर, ये सब पूछा जाएगा। तो वो टॉपिक जो है वो तैयार होना चाहिए, जो जो हम बताए थे उसमें वो सब तैयार होना चाहिए। IRMS मान, औसत शक्ति मान, ये सारा का सारा याद होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी तो जो टर्म है वो देख ही रहे हो, इसके बाद जो टेस्ट होगा वो बताएंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर के बाद। 13 नंबर के बाद जो है वो 14 नंबर है। 14 नंबर जो प्रश्न है देखते हैं क्या है। 14 नंबर जो प्रश्न है वो है 2x जोड़ 3 और बटे में है 5x स्क्वायर और जोड़ 1 dx, और इसका लिमिट 0 से 1 है, i बराबर। क्लियर है। अब देखा जाए 2x जोड़ 3 है, 5x स्क्वायर जोड़ 1 dx है। हल करते हैं इसको, और हल करने के दौरान हम एक चीज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि 2x जोड़ 3 है और बटा में है 5x स्क्वायर जोड़ 1, तो अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अलग अलग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 से 1, क्योंकि लिमिट का मान यही 0 से 1, 2x और बटे में कर देंगे 5x स्क्वायर जोड़ 1 dx। अलग अलग करने का मेरा मतलब यही था कि इन पदों को अलग अलग कर देंगे। अब ये हो जाएगा 3, 5x स्क्वायर जोड़ 1 और क्या हो जाएगा dx, i बराबर। अब एक काम करते हैं, इसको जो है वो मान लेते हैं i1 और ये 3 को कर देते हैं बाहर। क्या कर देते हैं, 3 को बाहर। x स्क्वायर का अवकलन तो करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, तो फिर तो 3 के गुणक में आएगा नहीं, 3 को कर दिए बाहर और इसको मान लेंगे i2। समीकरण कितना हो गया, 1। अब i1 को अलग हल करेंगे और i2 को अलग हल करेंगे। i1 का जो मान आएगा वो समीकरण 1 में रख देंगे, i2 का जो मान आएगा वो समीकरण 1 में रख देंगे। बीच में जोड़ है तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो है जो मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास करने के लिए अमीषा भी नहीं आई है ना, संडे एंजॉय हो रहा है, बहुत बढ़िया। निगाहें सब ऊपर है, देख रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है, ताकि बाद में जब गार्जियन कहे ना कि नहीं हमारे बच्चे का रिजल्ट खराब आ गया, तो उस वक्त ये वीडियो शूट रहेगा तो बोलेंगे कि आपका बच्चा क्लास मिस किया था, मुस्कान जो है वो नहीं आ रही है, ये प्रूफ रहेगा। नहीं तो बच्चे के लिए जो गार्जियन है ना वो बोलते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ने में ठीक था और उसका नंबर क्या आ गया, कम आ गया। 10+2 में डेडिकेशन होना जरूरी है। एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं तो उसमें बच्चा गायब है, खुद से डिसीजन ले रहे हैं बच्चे कि नहीं हमको एंजॉय करना है, संडे एंजॉय करना है। तो जब आप संडे एंजॉय कीजिएगा तो लाइफ आपसे एंजॉयमेंट करने लगेगी, जीवन आपका मजाक बना देगी। डेडिकेशन होना ही चाहिए, लेकिन डेडिकेशन है ही नहीं। किसी का मान लो तबीयत खराब है वो अलग बात है, देखते हैं वो तो हम हैं कि वीडियो भी शूट करके डाल दे रहे हैं ताकि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वो देख लेंगे, समझ लेंगे। नहीं तो अगर दूसरे जगह होते तो सोचो उनका क्या होता। वीडियो की फैसिलिटी हर जगह नहीं है जी, कौन वीडियो शूट करता है, इक्का दुक्का वीडियो जो है वो शूट करके डाल दिया जाता है, वो अलग चीज़ है, सारा वीडियो नहीं मिलता है कहीं। देखो 5x स्क्वायर और जोड़ 1, अगर हम इसको t मान करके अवकलन करेंगे तो ये सॉल्व होगा। क्या होगा, 5x स्क्वायर जोड़ 1, तो मान लेंगे इसको t के बराबर, माना कि 5x स्क्वायर जोड़ 1 और बराबर क्या हो गया t। अब हम क्या करेंगे कि इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, तो ये हो जाएगा 2x। और 1 का अवकलन 0 और dt बटे dx, एक टर्म यहाँ पर लिख दिए, बाकी में आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ऊपर क्या है, 2x dx है ना, तो हम 2x और dx डायरेक्ट करते हैं, 2x dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा dt और बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब हम ये मान i1 में रख देंगे, तो i1 का जो मान है वो हम देख रहे हैं कि है 0 से 1, तो लिख देंगे 0 से 1, 2x, तो 2x बटे में 5x स्क्वायर 1 और dx। तो अब जो है वो हमें मान क्या मिलेगा, तो 0 से 1 ही रखेंगे, 2x और dx के जगह पर रखेंगे dt बटे 5, तो हम यहाँ पर रख दिए
dt और बटे में 5x² जोड़ 1 के जगह पर क्या रखेंगे t, क्योंकि हमने इसको क्या माना है t माना है। तो ये हो जाएगा 5x² और जोड़ 1 के जगह पर t। अब हम क्या कर सकते हैं, तो I1 बराबर 1 बटे में 5 को बाहर 0 से 1 और 1 बटे में t और dt सारा मान रख दिया है ना जी, 1 बटे में 5 और इसको हम क्या करेंगे तो लॉग मॉड क्या हो जाएगा t हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ जो अभी हम बता रहे थे कि विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि लिमिट जो है इसको समाकलित करके तुरंत रख देते हैं। लिमिट किसके लिए है, x के लिए है या t के लिए, तो x के लिए है ना, क्योंकि ये जो फलन है वो सब x के रूप में है। तो लिमिट किसके लिए है, x के रूप के लिए, तो हम x के रूप में t को लिखेंगे। तो t को x के रूप में लिखेंगे तो t का मान क्या है 5x² और जोड़ 1, तो हम ये रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 बटे 5 और ये हो जाएगा लॉग मॉड x² और जोड़ 1, 5x² में जी 5x² और जोड़ 1 और 0 से कहाँ तक है 1 तक। अब लिमिट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब फलन किस रूप में आ गया है, तो रखते हैं यहाँ पर 1 बटे में 5 लॉग मॉड 5 और x के जगह पर सबसे पहले 1 का स्क्वायर जोड़ 1 माइनस लॉग मॉड 5 x के जगह पर 0 का स्क्वायर और जोड़ 1। एक बार रखे अपर लिमिट और एक बार रखे लोअर लिमिट। अब यह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 बराबर 1 बटे में 5 और लॉग मॉड, अब ये 5 है और 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, तो ये हो गया लॉग मॉड 6 माइनस लॉग मॉड, अब 5 और इंटू 0 का स्क्वायर है तो 0, 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा लॉग 1, तो ये हो गया लॉग 1। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो I1 बराबर 1 बटे 5 लॉग m माइनस लॉग n, तो हो जाएगा लॉग m बाई n, तो कितना आ जाएगा लॉग मॉड 6। ये किसका मान हो गया I1 का मान हो गया। अब हमें किसका मान चाहिए I2 का मान चाहिए। I2 के मान के लिए क्या दिया गया है 3 बटा में 5x² और जोड़ 1, यही ना जी। देखिए I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है 0 से 1, तो लिखेंगे 0 से 1 3/5x² और प्लस 1 dx। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को पहले करेंगे बाहर 0 से 1/5x² और प्लस 1 dx। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 0 से 1/√5x का स्क्वायर और प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला जो है वो हमें पता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/x² और प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x और प्लस c। जब लिमिट नहीं रहेगा तो c जोड़ेंगे और जब लिमिट है तो c नहीं जोड़ेंगे। तो I2 इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/a, तो ये हो जाएगा 1/a का काम क्या कर रहा है 1, tan इनवर्स x का काम क्या कर रहा है √5x, यही ना कर रहा है √5x, और बाई a का काम क्या कर रहा है 1/a tan इनवर्स x/a, तो a का काम क्या कर रहा है 1 कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही हम समाकलन किए तो x में किसका गुणा है √5 का, तो √5 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो 0 से 1 तक है। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स √5x 0 से 1, और ये √5 बाहर आ गया, तो 3/√5, जिसमें x का गुणा होगा उसी से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/√5 tan इनवर्स √5, और x के जगह पर क्या रखेंगे 1, और फिर माइनस tan इनवर्स √5 और इंटू x की जगह पर 0। I2 इज इक्वल टू कितना होगा तो 3/√5
tan इनवर्स अंडर रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 का मान कितना होगा, 0 ही होगा ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 5 और माइनस 0। I2 इज इक्वल टू 3 बाई अंडर रूट 5 tan इनवर्स अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 5। इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान क्या मानेंगे, I बराबर I1 और प्लस I2। इसलिए I बराबर I1 का मान कितना आया है, तो I1 का मान आया है 1/5 लॉग मॉड 6। तो हम लिखेंगे 1/5 लॉग मॉड 6 और जोड़ I2 का मान कितना है, तो 3 अंडर रूट 5 और फिर है tan इनवर्स अंडर रूट 5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या देना है कि x का जिसमें गुणा है उसी से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 से जो है वो गुणा है, तो x में जब इससे गुणा है तो इसी से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तभी ये सही होगा, नहीं तो कुछ टर्म जो है वो छूट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, 15 नंबर नहीं बना है, बन गया है तो ठीक है, नहीं तो हिंट देख लो यहाँ पर कैसे बनेगा। 15 नंबर जो है वो है x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका लिमिट दिया गया है 0 से 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे t, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे या अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा ना, तो x dx से आसानी से मान निकल जाएगा, हो जाएगा dwr2x बोथ साइड। अब क्यों माने, अब देखो 2x अवकलन हो जाएगा और ये हो गया dt बाई dx, तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2, होगा कि नहीं होगा। अब ये x dx लाने के लिए ही हमने क्या किया था, तो एक्स स्क्वायर को t मान लिया था। अब हम ऊपर जो पद दिया गया है उसमें क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल 0 से 1, और ये है x dx, तो वहाँ पर लिखेंगे dt बटे में 2, और e एक्स स्क्वायर है तो e एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, t। अब क्या हो जाएगा, तो 1/2 0 से 1 और e के पावर t और dt, ये किसका मान हो गया, I का। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 e के पावर t का समाकलन क्या होगा, e के पावर t होगा, तो ये हो गया e के पावर t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक होगा ना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये लिमिट x के लिए है, लेकिन फलन किस में है, t में। मान रखेंगे अब इसका t का जो x के रूप में है, I बराबर 1/2 और ये e के पावर t, तो t का मान कितना है, हमने माना हुआ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 0 से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो 0 से जो है वो 1 हम ले लिए यहाँ पर, तो ये हो गया 0 से 1। तो अब यहाँ पर हो गया 0 से 1। अब हम मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो 1/2 हो गया, और e एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर, e और x के जगह पर क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, क्योंकि लिमिट वही है, 0 है और क्या है, 1 है। अब फाइनली जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा 1/2, और ये हो जाएगा e के पावर 1 यानी e हो जाएगा, और e के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब इस तरीके से हमें जो है वो मान मिल गया I बराबर 1/2 और गुणे e घटाव 1, यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट 16 नंबर बना है कि नहीं बना है, 16 नंबर तो ऐसे ही स्पष्ट है कि यह विषम परिमेय फलन है। तो विषम परिमेय फलन का सूत्र बताए थे, क्या होता है, भागफल है ना, भागफल और जोड़ शेषफल बटा में भाजन, भागफल जोड़ शेषफल बटा में भाजन, उस तरीके से ये बनेगा। 16 नंबर प्रश्न जो है वो देखते हैं, 16 नंबर क्या दिया हुआ है। तो 16 नंबर में जो है वो दिया है 5x² और बटे में कितना है, तो बटे में है x² और जोड़ 4x और जोड़ कितना है 3dx, और कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 2 तक है, यही ना मान है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो मान आया हुआ है 5x² और x² जोड़ 4x जोड़ 3 जो प्रश्न में है,
नीचे अंश और हर दोनों का घात जो है वो कितना है, 2 और 2 है। तो अब इसे पहचान लिए कि अगर अंश और हर दोनों का घात कितना है, 2 है, तो यह विषम परिमेय फलन है या उचित परिमेय फलन है। विषम परिमेय फलन है तो लिखेंगे कि उपरोक्त फलन, कौन सा फलन है, उपरोक्त फलन विषम परिमेय फलन है, विषम परिमेय फलन है। तो जब यह विषम परिमेय फलन है तो इसे लिखा जाएगा किस रूप में, जिसे निम्न प्रकार से उचित परिमेय फलन के रूप में, उचित परिमेय फलन के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखने का प्रारूप क्या होता है, लिखने का जो प्रारूप होता है वो होता है भागफल जोड़ शेषफल और बटा में भाजन, उसी का उपयोग करेंगे। क्या होगा, तो आई बराबर जो होता है लिखने का प्रारूप वो होता है भागफल और जोड़ शेषफल और बटा में क्या हो जाता है, भाजन। तो सबसे पहले ये प्राप्त कर लेंगे भागफल शेषफल भाजक, तभी ना सही रहेगा। तो 5x² में भाग किसका देना है, x² जोड़ 4x जोड़ 3 से, तो हो जाएगा 5x²। अब भाग देना है किससे, x² जोड़ 4x और जोड़ 3 से, यही ना है। तो अगर हम x² में 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना 5x², लेकिन सब में गुणा करेंगे तो 5 के 20x और 5 3 15 माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 20x और माइनस क्या हो जाएगा 15, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, x² जोड़ 4x जोड़ 3 5 और माइनस 20x जोड़ माइनस 20x माइनस 15, इससे क्या पता चलता है कि हमको भागफल शेषफल और भाजक मिल चुका है, मिला है ना। तो भागफल क्या है यहाँ पर 5, तो हम लिखेंगे क्या 5, और जो शेषफल कितना है माइनस 20x और माइनस 15, और भाजक कितना है x² जोड़ 4x और जोड़ 3। अब इन सभी मानों को जो हमने प्राप्त किया है, प्राप्त करने के बाद आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो आई बराबर यही होगा, लेकिन इसके लिए इंटीग्रल का मान कितना है, इसके लिए इंटीग्रल का मान है 1 से लेकर के 2 तक, यानी कि निम्न सीमा 1 और उच्च सीमा 2। आगे बढ़ते हैं, तो निम्न सीमा हो गया 1 और उच्च सीमा हो गया 2, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, आई बराबर 5 को कर दिए बाहर 1 और dx, और ये हो गया 1 2 जोड़। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी समाकलन करेंगे, माइनस 20x माइनस 15, और इसको हल करते हैं तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यानी हम 4x को क्या कर सकते हैं x² जोड़ 3x जोड़ x जोड़ 3, और क्या हो जाएगा dx। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 5, और 1 का अगर हम करते हैं समाकलन तो क्या मिलेगा x, और 1 से 2। अब ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 20x माइनस 15, और फिर क्या हो जाएगा, तो x कॉमन कर लेंगे तो x जोड़ 3, और 1 कॉमन कर लेंगे तो x जोड़ 3, और ये क्या हो गया dx। कोई दिक्कत, लिमिट इसका भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक रखेंगे। आई बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 घटाव 1 जोड़। अगर इसमें से 5 को हम कॉमन कर लें, प्लस 5 को अगर कॉमन कर लें तो क्या होगा 1 से 2, प्लस 5 को कॉमन कर लेते हैं या माइनस 5 को कॉमन करते हैं, सारा फंक्शन किस में हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब सारा फंक्शन ही प्लस में हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर माइनस कर दिए कॉमन, तो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, 5 को कॉमन किए हैं तो 5 के 20 और 5 3 आए 15, और फिर क्या हो जाएगा, तो x जोड़ 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और जोड़ 1 dx। अब हम क्या करते हैं कि i = 5 × 1 हो जाएगा ना। तो अब देखो, तो 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 5 से गुणा कर देंगे तो हो गया 5, और इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है घटाव 5, इसको क्या मान लेंगे i1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब इसको अलग हल करके और इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो अब अलग हल करते हैं, i1 बराबर कितना है, तो i1 बराबर मान है 4x और जोड़ 3, और बटे में कितना है x जोड़ 3, और फिर कितना है x और जोड़ 1। ऐसे प्रश्नों को हल करने के दौरान हमारा रिवीजन भी हो जा रहा है जो हमने पहले पढ़ रखा है कि नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश का घात है 1
और हर का घात है 2। तो जब हर का घात बड़ा है और अंश का घात छोटा है तो ये कौन सा फलन हो गया, उचित परिमेय फलन। तो लिखेंगे कि दिया गया समाकल्य किस रूप में है, उचित परिमेय फलन के रूप में, उचित परिमेय फलन के रूप में। तो उचित परिमेय फलन के रूप में है जिसका समाकलन, या लिखेंगे कि उचित परिमेय फलन के रूप में है, उचित परिमेय फलन के रूप में है, जिसे किस रूप में, आंशिक भिन्न के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसे आंशिक भिन्न के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब जैसे लिखा जा सकता है वो लिखेंगे। तो कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर है 4x जोड़ 3 और बटे में है x जोड़ 3 और x और जोड़ 1, 4x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 1। तो हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 3 b बाई एक्स प्लस 1। और इधर इक्वेशन फर्स्ट माने हैं तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2, क्योंकि अब a और b का मान क्लियर होगा तभी ना इसका समाकलन क्लियर होगा कि समाकलन क्या होगा। जब तक a और b का मान क्लियर नहीं होगा तब तक समाकलन क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ a और b का मान रखना है तो आगे चल के काम पड़ेगा, इसीलिए इस क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1। और अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 है, x प्लस 1 है, एलसीएम लेंगे ना तो हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 3। ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब कितना हो गया, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस b इंटू एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब एक बार x का मान कितना लेंगे, तो एक बार जो है वो x का मान हम लेंगे -1 और एक बार लेंगे -3 और इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं x इज इक्वल टू -1 लेने पर, अगर -1 लेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू -1 और प्लस 3। ये हो गया a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब ये तो 0 ना हो जाएगा, तो 4 है तो ये -4 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया -1। लेकिन इसके अगले टर्म में देखें तो ये -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। और अब कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2b, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब लिखेंगे 2b, डायरेक्ट लिखेंगे 2b। तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। अब आगे बढ़ते हैं और अब क्या लेंगे, तो एक बार ले लिया हमने -1, तो अब देखेंगे कि ये वैल्यू कब मिलेगा। तो यहाँ पर -3 रखेंगे तभी ना। तो लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -3 लेने पर, x इज इक्वल टू -3 लेने पर। तो अगर ये -3 हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू -3 और प्लस 3, 4 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, a इंटू -3 प्लस 1, a इंटू -3 प्लस 1 और प्लस b -3 और प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया -12 प्लस 3 और ये हो गया a इंटू -2। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि -3 और प्लस 3 क्या होगा 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0। a इंटू -2 है तो ये हो जाएगा -2a और ये कितना हो जाएगा -9। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। तो ये कट जाएगा ना, तो a इज इक्वल टू हो गया 9/2। क्लियर है। अब देखो ये जो मान आया है इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इस मान को हम रखेंगे इसमें, इस मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में, और जो मान आएगा उसी का हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है 4x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए
समीकरण 1 से। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा 4x + 3 और y क्या है x + 3 और क्या है x + 1, यही ना जी x + 1 इज इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इक्वल टू में दिया है a/x + 3 + b/x + 1 हो जाएगा a/x + 3 प्लस b/x और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 4x + 3 है और ये जो टर्म है वो तो I2 के बराबर है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या I2। अब इसका मान रखेंगे, तो a का मान कितना है 9/2 बाहर कर दिए और हो जाएगा 1/x + 3 dx। उसके बाद है प्लस b, तो b का मान कितना आया है -1/2 बाहर कर दिए और हो जाएगा 1/x + 1 और क्या हो गया dx। लेकिन अभी यहाँ इंटीग्रल का जो है वो लिमिट है 1 से 2, तो अब ये जो है वो हम रख देंगे 1 से कितना 2, 1 से 2। फाइनली I2 = कितना मिलेगा, तो 9/2 और ये हो जाएगा log mod x और प्लस कितना 3, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, प्लस माइनस माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा log mod x और प्लस 1 और कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 2 तक। I2 = कितना होगा 9/2। अब फिर से देखो log mod एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, तो देखो 2 रखेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और जब 1 रखेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट कर दिए -1/2। अब log mod x जोड़ 1 है x + 1 है, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा log mod 2 और 1 3 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो I2 = कितना हो जाएगा 9/2। अब ये देखो log m/n हो जाएगा, तो 5/2 में कितना आ गया 4 और -1/2। अब ये क्या हो जाएगा log mod 3/2 होगा कि नहीं होगा। अब ये जो हमें मान मिला है I2 का, इस I2 के मान को हम कहाँ रख देंगे, तो इस I2 के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या माने हैं हम लोग, तो समीकरण 1 माने हैं तो 5 - 5I1 यही ना है, तो लिखेंगे 5 - 5I1 और ये कहाँ से है, तो इक्वेशन फर्स्ट से है समीकरण 1 से है। अब देखा जाए तो I = कितना हो गया 5 - 5 I1 का मान यही आया है, ये रख देंगे तो 9/2 है I2 है, एक मिनट I1 है ना, I1 लेकर के चले हैं तो इसको I1 के बराबर मानेंगे, I2 नहीं होगा। इसको किसके बराबर लेकर के चलेंगे I1 के बराबर, क्योंकि I1 का ही ना मान है, क्या है I1 के बराबर है, तो इस I1 के मान को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 log mod 5/4 -1/2 log mod 3/, कितना हो जाएगा 2। अब ये कितना आ जाएगा, या तो यही आंसर हो जाएगा है ना, या तो यही आंसर हो जाएगा या इसका आंसर गुणा करके और जो पद आएगा तो वो होगा। एक तो ये हो जाएगा, या हो सकता है कि इसका आंसर हो 5 माइनस और उसके बाद क्या हो तो 9/2 5 माइनस 5 9 जो कितना हो जाएगा 45/2 log mod 5 कितना हो जाएगा 4 और ये फिर से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा 2 log mod 3 कितना हो जाएगा 2 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसका दूसरा आंसर कैसे होगा, जितना संभावित तरीका है उतने संभावित तरीका से हल कर दें। तो ये जो अभी मान आया हुआ है ये 5 को बाहर ही रहने देंगे और 1/2 को दोनों में से क्या कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा log 5/4 के पावर कितना 9, इधर बच जाएगा log 3/2 im/n से हल कर देंगे। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना नोट किया जाए फिर इसके आगे बताते हैं। 50 नंबर नोट करना था ना, ठीक है नोट किया जाए फिर इसके आगे बताते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है 2 sec² x
जोड़ एक्स क्यूब जोड़ 2 dx, और इसका समाकलन करना है और लिमिट है 0 से π/4। समाकलन करते हैं, बड़ा ही आसान है। अचर पद 2 है तो बाहर कर देंगे और 0 से π/4 सेक स्क्वायर x और dx, 0 से π/4 x का क्यूब dx और 0 से π/4 और 2 को कर दिए बाहर तो यहाँ हो जाएगा 1 और dx। होगा कि नहीं होगा? इतना होगा ना जी। अचर पद को क्या कर दिए? बाहर कर दिए, और अचर पद को बाहर करके जो x में फलन था उसको हम यहाँ पर समाकलन के लिए लिख दिए। 2 सेक स्क्वायर x का क्या होगा? tan x, कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से π/4 तक, प्लस x के पावर 4 क्या होगा? 4, कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से π/4 तक। 2 को बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? तो 0 से π/4 हो जाएगा। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब ये हो गया tan x, x क्या हो जाएगा? π/4, tan क्या हो जाएगा? 0, 1/4 को कर दिए बाहर, और x के पावर 4 है तो π/4 के पावर कितना हो जाएगा? 4, और माइनस फिर क्या हो जाएगा? 0 के पावर 4 प्लस 2, x के जगह पर हो जाएगा π/4 और फिर क्या हो जाएगा? 0। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। tan π/4 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, तो हम लिखेंगे 1। और tan 0 का वैल्यू कितना होगा? 0, तो लिखेंगे 0 प्लस 1/4 बाहर कर लिए, और ये हो जाएगा पाई के पावर 4। अब 4 के पावर 4 करेंगे यानी 4 के घात 4 करेंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब 64 चौके करेंगे ना, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 256। कितना लिखेंगे? 256। तो ये हो गया 256। आज 0 के घात करेंगे तो 0 आएगा, अंततोगत्वा यही बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी के 4, यानी ये हो जाएगा π/2। अब कितना हो जाएगा? i बराबर, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और जोड़ पाई के पावर 4, 4 से गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 × 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और जोड़ π/2। हो सकता है कि आंसर ऐसे दिया हो, या हो सकता है कि एलसीएम ले लिया गया हो। तो एलसीएम जब लिया जाएगा, हाँ एलसीएम जब लिया जाएगा तो इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 में और इसमें कौन बड़ा है? 10 24, यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेकर के बना लेना, ठीक है। अगर ऐसे दिया है तो ठीक है, नहीं तो एलसीएम सिंपल सा चीज है। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है sin स्क्वायर x/2। अगला जो प्रश्न है वो है sin स्क्वायर x/2। sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 और क्या हो जाएगा? dx, और इसका इंटीग्रल दिया है 0 से पाई। लिमिट में इंटीग्रल लिमिट जो है वो है 0 से पाई। अब देखा जाए साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका? सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर a का। तो साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला कितना होता है? 1 - cos 2a और बाई क्या हो जाएगा? 2। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? cos स्क्वायर a का, तो क्या हो जाएगा? 1 + cos 2a और बाई क्या हो जाएगा? 2। तो फॉर्मूला तो भले हम लिख दिए इस रूप में, लेकिन यूज क्या करेंगे? ये a/2 के रूप में है ना, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर a/2। तो साइन स्क्वायर a/2 करेंगे तो क्या होगा? 1 - cos 2a होगा कि cos a होगा? cos a होगा ना, और बाई 2। तो इसी प्रकार से इसको यूज करेंगे। तो i = पहले अलग अलग कर लेते हैं, 0 से पाई और साइन स्क्वायर x/2 dx माइनस 0 से क्या हो जाएगा? पाई, और हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और dx। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 0 से कितना हो गया? पाई। लिमिट हटाते हैं, जब इसका समाकलन कर देंगे तब लिमिट रखेंगे। साइन स्क्वायर a/2, तो ये a के लिए फॉर्मूला है ना, a/2 कर देंगे तो ये 2a रहेगा या a रहेगा?
गेट कभी भी अगर ओपन करना तो इन्वर्टर जरूर ऑन कर देना, नहीं तो जितना पढ़ाए हैं सब खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ये तो यूपीएस लगा है कि बचा लिया, 11th क्लास वाले बच्चों को बताया है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सारा सॉल्यूशन जो है वो करते हुए और गंतव्य तक पहुंच जाते थे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, और जैसे ही ये लाइट कटता था तो ये भी क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। और सिस्टम अगर ये बंद हुआ है स्मार्ट बोर्ड का, तो जितना कैलकुलेशन किए हैं सब का सब क्या हो जाएगा, खत्म, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो टाइम का लॉस होता है। तो अब ये याद रखना कि कभी भी अगर गेट खुलेगा, कोई भी व्यक्ति पहले आया तो हम भूल भी जाते हैं तो इन्वर्टर भी ऑन कर देना है साथ में, ताकि लाइट कटे तो सिस्टम इन्वर्टर पर रहे, नहीं तो जितना कैलकुलेशन हुआ है सारा का सारा गोल, फिर से टाइम लॉस होगा। देखा जाए तो अब ये साइन स्क्वायर ए बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 2a होगा या कॉस a होगा, कॉस a, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस a की जगह पर क्या होगा x, और बाई कितना हो जाएगा 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई बाई 2 तक। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई, और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला रखते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और बाई कितना हो गया 2 dx, माइनस 0 से कितना हो गया पाई, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 रहेगा तब ना, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला है, ए बाई 2 के लिए हो जाएगा कॉस ए, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का काम कर रहा है x, और बाई 2 dx। अब देखा जाए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 कर दिए बाहर, तो जब 1/2 को किए बाहर तो अब हमें क्या मिलेगा, 1/2 को किए बाहर तो यहाँ मिलेगा 1 dx, और 0 से पाई माइनस, अब क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई और cos x dx। इसी तरीके से सेम टू सेम इसका भी होगा, 1/2 को कर दिए बाहर, और यहाँ होगा 1 dx, लिमिट क्या होगा, तो 0 से पाई, अब प्लस फिर क्या बचेगा 0 से पाई और cos x dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका जो है वो हम समाकलन कर देंगे, यहाँ सूत्र रख दिए, अब इसका समाकलन करेंगे, तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा x, समाकलन 1 dx का मान कितना होगा x, और 0 से कहाँ तक है, पाई तक, तो ये हो गया 0 से पाई, माइनस cos x का कितना होता है जी समाकलन, sin x, तो ये क्या हो जाएगा sin x, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई तक। अब इसके बाद जो है वो है माइनस, तो ये है माइनस, और 1/2, फिर से क्या है 1 dx, इसका कितना हो जाएगा x, और 0 से कहाँ तक, पाई तक। इसके बाद है प्लस, तो देंगे प्लस, cos x का कितना हो जाएगा sin x, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई तक। अब यहाँ से यहाँ तक ये एक पद है, और यहाँ से यहाँ तक ये एक पद है। अब लिमिट रखेंगे तो उच्च सीमा रख करके, यानी कि अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1/2, अब पाई में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा पाई, माइनस तो माइनस साइन पाई या साइन 0, तो साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 180 डिग्री का मान साइन 180 डिग्री का मान 0, और फिर साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब ये ब्रैकेट बंद, माइनस 1/2, फिर से पाई में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा पाई, अब प्लस है तो प्लस, साइन 180 डिग्री का मान 0, और माइनस साइन 0 का मान 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। i इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, 0 में से 0 गया 0, पाई में से 0 जाएगा पाई, तो ये हो गया 1/2 पाई, माइनस 1/2 पाई है, 0 में से 0 गया 0 और बचा पाई, गुणा कर देंगे तो पाई, 1/2 पाई 1/2 पाई, प्लस एंड माइनस के फॉर्म में है, तो ये क्या आ गया 0, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 18 नंबर प्रश्न का ये सॉल्यूशन था। 18 नंबर के बाद जो है वो 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर है 6x जोड़ 3 बटे में x स्क्वायर जोड़ 4। देखा जाए 19 नंबर भी एक ही साथ नोट कीजिएगा। 19 नंबर जो है प्रश्न वो है 6x जोड़ 3 और बटे में कितना है x स्क्वायर और जोड़ 4 dx, और इसका लिमिट दिया हुआ है
0 से 2। अब देखा जाए इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या हुआ जी, सो रही हो क्या? ध्यान दो यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम अलग अलग कर देते हैं। तो 6x और बटे में एक्स स्क्वायर जोड़ 4dx, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2, और जोड़ 3 को कर दिए बाहर, तो 1 बटा में एक्स स्क्वायर जोड़ 4 और क्या हो जाएगा dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। इसको I1 मान लेंगे और इसको I2 और हल कर देंगे। तो I इज इक्वल टू हो गया I1 और प्लस क्या हो गया I2, तो 3 बाहर है 3I2, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पहले हम हल करते हैं I1 को। I1 का मान है 6x और एक्स स्क्वायर जोड़ 4 और dx, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक होगा ना। अब देखो ये जैसे ही हुआ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर जोड़ 4 को हम t मान सकते हैं क्या, तो मान लेंगे, माना कि एक्स स्क्वायर जोड़ 4 बराबर t। देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर और जोड़ 4 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। t मान लेंगे और इसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो dWR2 क्या हो जाएगा, x बोथ साइड, और जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x dx और बराबर dt। अब इस 6x में 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 3 6, हम इसमें रखते हैं मान। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 को करते हैं बाहर, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2, अब यहाँ पर 3 को बाहर कर दिए तो 2x बचेगा ना जी, 2x dx, अब बटा में है एक्स स्क्वायर और जोड़ 4। अब हम क्या कर सकते हैं, तो I1 बराबर 3 को कर दिए हैं बाहर, 0 से हो गया 2 लिमिट, और 2x dx के जगह पर रखेंगे dt, और साथ ही साथ जो बटा में है एक्स स्क्वायर जोड़ 4 उसकी जगह पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ 4 की जगह पर रखेंगे हम t। अब यहाँ पर हमने रख दिया t। फाइनली हमें जो मिला वो मिला I इज इक्वल टू 3 log mod t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 log mod 2 माइनस log mod 0, होगा कि नहीं होगा, क्या, अच्छा हाँ, t के रूप में है, तो t के रूप में लिमिट हम नहीं रख सकते हैं, बल्कि किस रूप में रखेंगे, x के रूप में। तो t का मान कितना है, एक्स स्क्वायर और जोड़ 4, तो ये हो जाएगा log mod एक्स स्क्वायर और जोड़ 4, और 0 से कहाँ तक, 2 तक। तो I1 बराबर 3 हो गया, log mod x के जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर, रखा जाएगा ना, फिर हो जाएगा log mod 0 का स्क्वायर और जोड़ 4। क्लियर है। I1 बराबर 3 log mod 2 2 4, और 4 कितना हो जाएगा 8, log mod कितना हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा, तो I1 बराबर 3 log m माइनस n, तो m बाई n, तो 4 दूनी के 8। तो I1 बराबर कितना आ गया, 3 log 2, mod 2 लिखे या 2 लिखे कोई अंतर नहीं, प्लस होना चाहिए, mod से बाहर वैल्यू आया तो क्या हो गया प्लस। I1 का तो वैल्यू मिल गया। अब I2 के लिए चर्चा करते हैं। तो I2 के लिए क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो I2 का वैल्यू निकालते हैं। I2 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 4 dx, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक, यही ना लिमिट, 0 से 2 तक। हल करते हैं। अब इसके लिए सूत्र जो है वो बता चुके हैं कि इसके लिए सूत्र क्या होता है, फिर से लिख देते हैं। इसके लिए सूत्र होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए और प्लस सी। जब अचर समाकलन हो, यानी कि जब अनिश्चित समाकलन हो, निश्चित नहीं हो, तो वैसी स्थिति में सी लिखेंगे। और लिमिट दे दिया निश्चित समाकलन, तो सी नहीं लिखेंगे। सूत्र हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। अब ये सूत्र लगाते हैं, तो I2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई ए। तो पहले तो इसको सूत्र के प्रारूप में लिखते हैं, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 2, और 1 बटा में एक्स स्क्वायर है जोड़ 2 स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर सूत्र के रूप में लिख सकते हैं ना, तो सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे बताया जाए तो 1 बटे में 2 लिखेंगे, 1 बाई ए का काम क्या कर रहा है 2, तो हो जाएगा 1 बाई ए
tan इनवर्स तो हो जाएगा tan इनवर्स x, तो x का काम x ही ना कर रहा है, और बाई a तो कितना हो जाएगा 2। अब ये जो मान आया ये किसका मान है, I2 का मान है, लेकिन ये जो मान आया है इसमें लिमिट दिया है 0 से 2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 को करते हैं बाहर अचर पद, और ये हो गया tan इनवर्स, x के जगह पर रखेंगे 2/2 हो जाएगा, x के जगह पर रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0/2। अब आप खुद बताइए, अगर I2 इज इक्वल टू 1/2 हुआ और ये tan इनवर्स कट के 1 आ गया, तो 1 के जगह पर क्या लिखेंगे π/4, तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan इनवर्स, ये आ गया 0, तो 0 आ गया यहाँ पर, कट के कितना आ गया 0, तो जब ये 0 आ गया तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे tan 0, क्योंकि tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, I2 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो I2 इज इक्वल टू जो है वो अब हम यहाँ से मान निकालेंगे, तो 1 कितना आ गया 2। अब देखो tan इनवर्स tan x तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस tan इनवर्स tan x तो क्या आ जाएगा 0। फाइनली I2 इज इक्वल टू π/ कितना आ गया 8। ये जो मान है वो I2 का मान है। अब इसी I1 और I2 के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से जो है वो I इज इक्वल टू है I1 और प्लस 3I2, तो I इज इक्वल टू I1 का जो मान है वो हमें मिला हुआ है 3 log 2, तो लिखेंगे 3 log 2 प्लस 3I2 का मान कितना है π/8, तो I इज इक्वल टू हो गया 3π/8 प्लस 3 log 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। अब ये जो था वो 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद है 20 नंबर भी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 20 नंबर जो है वो खंडशः समाकलन का पद है। बता देना, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर देते हैं, 3 और क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, काहे लिए कल पटा लेंगे। बताएं 20 नंबर, ठीक, इतना हिम्मत हो दोगे तब तो हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं रह पा रहा है, नहीं तो संडे के दिन कम से कम मैथ का क्लास जो है वो रिवीजन का हर वीक में चला देखा जाए। x इंटू ई के पावर x प्लस साइन पाई x और बाई 4 dx कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 1 तक है। अब देखा जाए, ये जो क्वेश्चन है इसको भी 2 खंडों में बांटेंगे, 2 भाग में, एक होगा I1 और दूसरा होगा I2। तो लिखते हैं, इसलिए I बराबर 0 से 1 x इंटू ई के पावर x dx और प्लस 0 से 1 और ये हो जाएगा साइन पाई x बाई 4 dx। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब एक को मान लेंगे क्या I1 और दूसरे को क्या मान लेंगे I2, समीकरण 1 लिखेंगे, इसलिए I1 बराबर तो x इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा x dx। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि I लेट के अनुसार e एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी चर घातांकीय श्रेणी अंतिम में यानी दूसरा फलन माना जाएगा, और x को क्या माना जाएगा पहला। I लेट के अनुसार e अंतिम में आता है ना, तो जब e अंतिम में आता है तो उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे द्वितीय फलन, और जो x आया है उसको क्या मानेंगे प्रथम फलन। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम फलन को क्या करके, यहाँ प्रथम फलन x या प्रथम फलन x को मानकर क्या करने पर खंडशः समाकलन करने पर। तो खंडशः समाकलन करने का सूत्र क्या होता है जी, खंडशः समाकलन का सूत्र क्या होता है, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन घटाओ पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, यही होता है। पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन घटाओ पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। अब इससे ये समझ में आ रहा होगा कि पीछे वाला सूत्र याद रखना चाहिए, अगर पीछे वाला सूत्र नहीं याद रहेगा तो बनेगा नहीं। सबसे बड़ा चीज़ और एक चीज़ जान जाए कि समाकलन में केवल एक ही तरीका योगफल सीमारूप
निश्चित करके देता है परीक्षा में कि योगफल सीमा रूप द्वारा इसका समाकलन ज्ञात करें। अन्यथा जितना भी पद देगा वो बस लिखेगा समाकलित करें। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको समाकलित कैसे कर रहे हो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर रहे हो या उचित परिमेय फलन विधि द्वारा कर रहे हो या उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बदल करके कर रहे हो। मतलब जितना पढ़े हो वो सारी विधियां आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन केवल आएगा कि समाकलन ज्ञात करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समाकलन ज्ञात करने में एक आएगा केवल जो एकदम निश्चित कर देगा, एकदम वो श्योर है कि वो इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि योगफल सीमा के रूप में निम्नलिखित फलन का समाकलन ज्ञात करें। तो वहाँ पर तो योगफल सीमा का सूत्र लगा देंगे। बाकी अन्य जो भी पद आएगा उस पद में केवल क्या लिखेगा, समाकलन ज्ञात करें। तो समाकलन का जितना विधि बताए सारा का सारा विधि क्या होना चाहिए, आना चाहिए, याद होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ जो प्रैक्टिस में नहीं है उनके लिए वो लोग प्रैक्टिस में हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है वो आगे लेके जाएगा। कल के टेस्ट में क्या हुआ था, कुछ लोगों को जवाब आ भी रहा था तो वो लिख पाए ना। वही फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चियाँ हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन चैप्टर का जो है वो टेस्ट था, मैक्सिमम क्वेश्चन था, बड़ा बड़ा टॉपिक, और एक बच्ची सारा सॉल्व करके बैठी थी। ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया? वो सारा सॉल्व करके बैठी थी और हम उसका कॉपी चेक किए, देखे तो कॉपी एकदम माइंड ब्लोइंग था। खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखी थी और सारा टॉपिक टच था उसका। ऐसा नहीं था कि कुछ भी उसमें छूटा था। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी कर ली थी, मात्र 1 घंटा 25 या 30 मिनट में, मतलब 1.5 घंटा मान के चलो। और उसी 1.5 घंटा में अन्य जो बच्चियाँ थी 11th क्लास में, वो लोग क्या की थी कि सॉल्व तो कर रही थी, लेकिन जब अंतिम समय आया 1.5 घंटा होने वाला था तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दी और कह रही थी वो लोग कि नहीं हमको आ रहा है लेकिन समय नहीं है। तो कमी कहाँ हो गया, प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो ये 9th और 10th क्लास नहीं है कि यहाँ याद करोगे, 5 लाइन 6 लाइन में उत्तर है याद कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन में उत्तर है याद कर लिए। 10th क्लास में नंबर आने का रीज़न क्या होता है, बच्चा केवल याद करता है और लिखना होता है कम। जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है तो लिखता है आराम से। यहाँ क्या है कि अगर फिजिक्स का कैलकुलेशन है या मैथ का कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेशन ही कितना चला जाता है, कम से कम 2-3 पेज में चला जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस किसका करना है, लिखने का, साथ ही साथ किसका करना है, कंसेप्ट को समझने का। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर थ्योरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस भी क्लियर है। प्रैक्टिस क्लियर है मतलब कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लिखने का, आप डेली जो है वो लिख रहे हो। मान के चलो फिजिक्स अगर सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हो तो आप डेली जो है वो कम से कम 10 पन्ना लिख रहे हो, मैथ में कम से कम 10 पेज जो है वो लिख रहे हो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस में हो तो आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। जैसे कल वाले टेस्ट में बताएं कि जो सबसे पहले इजी क्वेश्चन है टारगेट उसको करें। पहले हम उन लफड़ों में नहीं पढ़ेंगे जहाँ पर संभावना है कि मन मस्तिष्क की स्थिति ही बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, उसको दूर रखेंगे, अभी दूर रहा तो समझ में आ रहा है। जो सबसे पहले आसान लग रहा है उसको पहले हल करेंगे, और जब उसको हल करेंगे तो अपने आप जो सर उत्साह बढ़ जाएगा, इतना सही कर दिए तब तो इसको मार ही देंगे सर। समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, प्लानिंग सही होना चाहिए। ये 10+2 है, 10+2 से ही शुरुआत होता है आपके मेंटल कंडीशन को चेक करने का कि आप अधिक से अधिक सिलेबस को कैसे स्मार्टर वे में अपने कंट्रोल में लेते हैं। आप ग्रेजुएशन में जाइएगा, बीएससी कीजिएगा, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं बीएससी की। वो अलग बात है कि यहाँ पर बीएससी का जो है वो क्लास नहीं चलता है। वो अलग बात है कि यहाँ बैनर पर लिख दिया जाता है अ सुपीरियर इंस्टीट्यूशन फॉर आईएससी एंड बीएससी। बक्सर वाले टीचर देखते हैं तो अरे अखौरीपुर गोला पर बीएससी के क्लास चलेला। हमसे एक टीचर थे तो बोले अखौरीपुर गोला पर बीएससी का क्लास चलता है, कौन क्लास कराता है जी? बक्सर का सारा बच्चा आ जाता है क्लास करने के लिए बीएससी का। हम बोले कि एक है बड़े ही बुद्धिजीवी गुरुजी हैं, खूब बढ़िया एकदम नॉलेज है उनको, सही बता रहे हैं, हम खूब बड़ाई किए। बोले कि एकदम स्मार्टर गुरुजी हैं, काफ़ी ब्रिलियंट है सर, वो कराते हैं। पर अलग बात है कि बच्चे जो है वहाँ पर केवल 11th-12th के ही पढ़ते हैं, बीएससी वाला कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो एमएससी की है। वो क्या किए हैं, एमएससी किए हैं, वो पढ़ाते हैं। वो बीएससी स्टूडेंट जो है उसको पढ़ाते हैं। बक्सर का अगर कोई होगा तो भेजिएगा। वो अलग बात है कि वो कहेंगे कि जानते हो बाबू, हम 11th-12th में इतना फंस गए हैं
11th 12th पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम निकल जाता है कि बीएससी को पढ़ाने का मन नहीं करता है, लेकिन होर्डिंगों पर से हटाएंगे नहीं बीएससी, क्योंकि वो मार्केटिंग कंसेप्ट है। बच्चे देखेंगे 10th पास करने के बाद, बाप रे बाप सर जी आईएएस या बीएससी के पढ़ावे लगे, वो मार्केटिंग कंसेप्ट है। तो उनका तो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं। उनका कंसेप्ट क्लियर है कि मार्केट उसी तरीके से चलेगा। 10th के बच्चे को सपना दिखाओगे 10 अब +2 तो है ही है, अब 3 वर्ष बीएससी वाला भी कंट्रोल हम कर लेते हैं। वो अलग बात है कि आज तक बीएससी का क्लास नहीं चला। तो जब टीचर का इतना कंसेप्ट क्लियर है, इतना लंबा स्ट्रेटजी है फ्यूचर को लेकर के, तो स्टूडेंट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्टूडेंट का जब स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। केवल याद करना मकसद नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता रखो। दूरदर्शिता ये कि एग्जामिनेशन सेंटर में जब हम एग्जाम देंगे तो शोरगुल होगा, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। याद है कल शोरगुल होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। इधर उधर ताक झाक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई ऐसे पागल टीचर हैं कि क्या कर देंगे, फाड़ देंगे, मारेंगे नहीं आपको, आपका पेपर ही क्या कर देंगे, और नहीं फाड़ेंगे तो रेड पेन से क्या कर देंगे, आपका एक इनडिसिप्लिन एक्टिविटी आपके पूरे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पर पानी फेर सकता है। आप थोड़ा सा खुरखार कीजिएगा एक पेन लेने के लिए, अगर मूड गर्म हुआ तो वो एग्जामिनर है वहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं, रेड पेन चला सकते हैं। आप फुल्ली प्रिपेयर होकर के जाइए। तो जो भी एनवायरनमेंट बनाया जाता है ना टेस्ट के दौरान, जो थोड़ा सा शोरगुल होता है, थोड़ा हम बोलने लगते हैं, क्यों बोलते हैं, ऐसा होता है एग्जाम में। बच्चों को आंसर शीट मिल जाता है, वो लिखते हैं, 4 बार आएंगे, कहें देखो कोई चीट उठ लिया है तो हम झोला लेकर के आए हैं, एक व्यक्ति आया है उसमें सब लोग चीट उठ डाल दो। अब जो नहीं लेके गया है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो ये 3 से 4 बार डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे में क्या करना है, माइंड फोकस करना है, केवल और केवल माइंड फोकस करके, और अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना है घर पर भी, और वहाँ पर उस प्रैक्टिस को साबित करना है कि हम प्रैक्टिस किए हैं। तो उसका नतीजा ये है कि जितना आएगा उतना तो लिख ही लेंगे, बाद में समझते रहेंगे। 1 या 2 ही क्वेश्चन होगा ना जो नहीं आएगा। तो अपना स्ट्रैटेजी क्लियर रखो। और 3 महीना अभी जो नहीं पढ़ा, समझो कि महामूर्ख है वो महामूर्ख की श्रेणी में आएगा जो अभी 3 महीने नहीं पढ़ा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बोले सर कितना पढ़े कितना पढ़े, तो पहले मैं पगला जाएंगे। वक्त बेवकूफ़, पढ़ने से कोई पगलाता है? कोई पगलाया है आज तक पढ़ने से? आज तक पढ़ने से कोई नहीं पगलाया है। दौड़ने से कई लोग कहते हैं खून की उल्टी हो जाती है, मर जाता है। कोई नहीं मरा है दौड़ने से। दौड़ने से मृत्यु होती है? नहीं होती है। आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि जब संदेशवाहक का कार्य कबूतर करता था, कबूतर कभी जो है वो क्या हो जाता था, मार दिया जाता था। ऐसे में संदेश पहुंचाने का कार्य जो है वो लोग करते थे, दौड़ते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते थे। एक गला फट जाता है ना दौड़ने से, गला फटता है तो ब्लडिंग होता है, तो वो गला फटता है। तो गला फटता है तो आज के समय में इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट होता है, व्यक्ति जीवित रहता है। पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती, न दौड़ने से किसी की मृत्यु होती है। स्वस्थ मन में, स्वस्थ हृदय में हमेशा सरस्वती का वास होता है। अब करना क्या है वो आप निर्धारित कीजिए, बाकी तो समझाया ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं उसमें A to Z पीछे का कंसेप्ट लग रहा है, जितना थ्योरी है सब लग रहा है। तो उस पर कमांड होना जरूरी है। अगर कमांड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो पहला फलन हमने किसको मान लिया, x को माना है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन, घटाओ पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का क्या हो जाएगा, मूल समाकलन। और जब ये समाकलन का पद मिलेगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। I1 बराबर x इंटू ई के पावर x हो जाएगा। dx का अवकलन 1 i के पावर x का e के पावर x। अब फिर इसका समाकलन करना है ना, समाकलन। और लिमिट कहाँ तक रहेगा, तो 0 से 1 तक रहेगा। फिलहाल I1 इज इक्वल टू, अब हमें क्या मिल जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू मिल जाएगा x इंटू ई के पावर x। तो x इंटू ई के पावर x। फिर क्या है, तो ई के पावर x का समाकलन क्या होगा, e के पावर x, और 0 से 1। तो I1 इज इक्वल टू 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1 माइनस 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0। तो I1 इज इक्वल टू, ये e के पावर 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो e के पावर 1,
और ये भी e के पावर 1 यानी ई हो जाएगा, घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, ये तो 0 से गुणा होगा 0, लेकिन e के पावर 0 है तो मान हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो I1 बराबर कितना हो गया 1 आ गया। कोई दिक्कत? I1 बराबर कितना आ गया 1, क्यों आ गया? क्योंकि e के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब बात करते हैं I2, तो I2 क्या है? I2 है साइन पाई x यानी पाई बाई 4x और 0 से 1 dx। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पाई बाई 4x को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। तो यहाँ माना कि पाई बाई 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू टी है, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर पाई बाई 4 और इंटू एक्स का अवकलन 1 और dt बाई क्या हो जाएगा dx। तो अब क्या हो जाएगा जी? dx बराबर dt बटे में पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी मान को जो है वो हम रखेंगे इस I2 में, देखते हैं मान कितना आता है। तो लिखेंगे I2 इसी को हम रखेंगे इसमें, I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो I2 का मान कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 4x है तो उसके जगह पर क्या रखेंगे t, तो 0 से 1 और ये हो गया साइन पाई बाई 4x के जगह पर t और dx के जगह पर क्या रखेंगे dt बाई पाई बाई 4, तो ये रख दिया dt बाई पाई बाई 4। अब देखो क्या होगा, I2 इज इक्वल टू 4 बाई पाई बाहर कर दिए और 0 से 1 साइन t और dt। I2 इज इक्वल टू 4 बाई पाई साइन t dt है, तो ये क्या होगा माइनस कॉस टी होगा ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, और कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 1 तक। I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई पाई। अब यहाँ पर t रखेंगे या x के रूप में मान रखेंगे, तो पाई बाई 4 और इंटू एक्स और 1 से 0 या 0 से 1। अब देखो I2 इज इक्वल टू 4 बाई पाई, माइनस है तो माइनस को बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 और एक्स के जगह पर 0, माइनस को पहले क्या कर दिए बाहर। तो I2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई पाई। अब कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 2 और कॉस पाई बाई 4 इंटू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिलहाल जो मान आएगा वो कितना आएगा? हाँ कॉस, अच्छा पाई बाई 4 इंटू 0 हम इसी से 0 से कर दिए ना, एक मिनट। तो कॉस पाई बाई 4 का मान कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 4 का मान छोड़ो, कॉस पाई बाई 4 इंटू 0 करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान कितना होगा 1। अब देखा जाए I2, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 बाई पाई अंडर रूट 2 और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 बाई पाई। अब क्या हो जाएगा? तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4 पाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे और ये हो गया 4 बाई पाई। अब कितना हो जाएगा जी? I2 इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस 4 बाई पाई। ये I2 का मान होगा। अब इसी I2 के मान को हम क्या करेंगे तो रख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, कट जाएगा तो होगा ना 2 दूनी के 4। तो I2 बराबर कितना आ गया माइनस 2 अंडर रूट 2 पाई और जोड़ 4 बटे पाई। अब इसी मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से I1 का मान है 1, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 और प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 का मान है 1, तो हम रखेंगे यहाँ पर 1
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1। अब प्लस I2 का मान कितना है, तो -2/√2 बाई पाई अब प्लस 4/पाई। फिलहाल क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 4/पाई अब प्लस माइनस -2/√2 और बाई पाई। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 पॉइंट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन ऑप्शनल है वो बन जाएगा। हाँ, एक बार हिंट दे देते हैं। 1/1 dx और लिमिट दिया है 1 और √3। ये है 21 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद दूसरा है 1/4 + 9x² और dx और लिमिट है 0 से 2/3। ये है 22 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और 3x का क्या कर देंगे, स्क्वायर dx और 0 से 2/3। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट उसका जिक्र करते हैं। 1/x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। अब इस सूत्र का उपयोग करके बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। अब x में 3 से गुणा है तो 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ये बन जाएगा। अब इसका जिक्र करते हैं तो ये तो पहले से ही पता है कि 1/1 + x² है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब x है तो x की जगह पर एक बार √3 और एक बार a बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या है, तो 1/1 + x² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा c। यह अनिश्चित समाकलन के लिए होगा c, निश्चित समाकलन है तो नहीं होगा। और इस तरीके से 7.9 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कीजिए। और आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे 7.10। ठीक है, नोट किया जाए।